नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की कोशिश। हाईटेक होंगे सरकारी स्कूल। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री उत्साहित। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा की बुकिंग फुल। यात्रियों के लिए जल्द खोला जाएगा हेली सेवा। बीजेपी के दायित्व बंटवारों पर दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, बीजेपी में कार्यकर्ता दायित्व के लिए नहीं करता काम, राष्ट्र निर्माण में सेवा देता है बीजेपी कार्यकर्ता। मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ कांग्रेस लामबंद। 12 अप्रैल को नगर निगम में कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस के नगर निगम से होंगे कई सवाल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बनियावाला के सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय पहुंचकर स्कूल में प्रवेश लेने वाले नन्हे मुन्ने छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे छात्रों के भविष्य को संवारेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट भी बांटे। प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी। और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण। नरेंद्रनगर के ठाकुर किशोर सिंह आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में भी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों ने जन जागरूकता रैली के जरिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली के बाद विद्यालय में गोष्ठी हुई, जिसमें स्कूली छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम सारे नगर वासियों को जन जागरूकता रैली है, जिसमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। और जैसे हमारे यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। उसमें पोषाहार के रूप में अंडे एवं जाड़ों में आप फल वगैरह भी दे सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन यात्रियों की सहूलियत का खास ख्याल रख रहा है, लिहाजा कई बदलाव भी किए गए हैं। बता दें कि इस साल उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग ने हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग की केवल ऑनलाइन व्यवस्था की है। नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि हेली सेवा के लिए श्रद्धालु IRCTC की वेबसाइट में जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। प्रशासन ने ये कदम श्रद्धालुओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया है। फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए हेली सेवा के टिकट बुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द हेली सेवा का दूसरा स्लॉट खोला जाएगा। चारधाम चूँकि अभी आने वाले समय में हमारे खुल रहे हैं, तो उसके लिए यात्री अपना समय से प्रवास प्लान कर सके, वो इस वजह से इसके चलते हेलीकॉप्टर की बुकिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार जो व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, पूर्व में ये व्यवस्था हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम के वेब पोर्टल से बुकिंग किया जाता था। इस बार भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा IRCTC जो पोर्टल है उसके माध्यम से इस बार इस पूरे टिकट्स को बुकिंग की व्यवस्था बनाई गई है। और आपके माध्यम से मैं सबको अपील भी कर दे रहा हूँ कि इस बार जो भी टिकट्स है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे और केवल IRCTC साइट से ही उपलब्ध हो जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया है। प्रभारी का कहना है कि हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता दायित्व के लिए पार्टी में काम नहीं करता। कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है और कार्यकर्ता इस कसौटी पर खरे उतरे हैं, इसीलिए उन्हें दायित्व देना हमारी प्राथमिकता है ताकि जनता के लिए वो काम कर सके। नहीं, कोई लुभाने का काम नहीं कर रहे। हमारा कार्यकर्ता
दायित्वों के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहा। कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा है, देश के निर्माण के लिए कर रहा है, और इस समय समय पे इस कसौटी पे खरा भी उतरा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्यकर्ताओं को उतावलापन है। हमें ही दायित्व देना प्राथमिकता है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ना कुछ जनता का काम हम करने में सक्षम होंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मुखर हुए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का समर्थन बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी किया है। दुष्यंत गौतम ने अरविंद पांडे के अधिकारियों को सस्पेंड करने वाले बयान को सही ठहराया है। गौतम ने कहा, हमारे विधायक जागरूक हैं, इसीलिए जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे विधायक इतने सक्षम हैं कि बात को उठाते हैं। अधिकारी को जो काम नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनका मानना है। लेकिन उस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है हमारा। नगर निगम में कल 12 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हमारे हैं, सबसे पहले तो मलिन बस्ती को के मालिकाना हक की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, हम मलिन बस्ती को मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरा, 2018 में नगर निगम में 40 नए वार्ड जुड़े थे। उस समय सरकार शासन ने ये वादा किया था कि 10 वर्ष तक इसमें किसी तरह का भी कोई टैक्स डोमेस्टिक या कमर्शियल नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है और भविष्य में क्या पता डोमेस्टिक टैक्स भी ना लगा दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में करीब 15,000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किश्त पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले एरियर के खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी और अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एरियर पर स्टे लगा दिया। अंतिम निर्णय आने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। इस पे 2 किस्त उनको जा चुका है। उसी बीच में एसएलपी फाइल हुई है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करके स्टे किए हुए हैं। जब एडजुडिकेट हो जाएंगे तो जो भी फाइनल निर्णय आएगा उस हिसाब से आगे भुगतान करा जाएगा। प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए मॉकड्रिल के दूसरे दिन स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को जांचा और इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने मरीजों की सहूलियत के लिए अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आर राजेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों से भी अस्पतालों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी कहा। बता दें कि प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। हमारे प्रदेश में जितने भी अधिष्ठान हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, सभी में इन सभी अधिष्ठानों पे मॉक ड्रिल हुआ था पिछली बार और 873 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिसमें हुआ था और 100% हम लोगों ने डेटा एंट्री की थी। इस वजह से हम लोग देश में टॉप 5 टॉप 6 में हम लोग थे और उसी के तर्ज पे इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है कि मॉक ड्रिल दोबारा कराया जाए। लोहाघाट में नव प्रवेश कार्यक्रम के तहत निकाली गई जागरूकता रैली के दौरान प्राथमिक विद्यालय का छात्र तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गया। इस हादसे में बच्चे के सिर और चेहरे पर चोट आई। इलाज के लिए उसे उप जिला चिकित्सालय लाया गया। मामले में परिजनों की तहरीर पर बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि लोहाघाट में वाहन चालक यातायात के नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाते हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाइकर्स जो तेज रफ्तार चलाते हैं इनका चालान होना चाहिए, इनके जो लाइसेंस सीज होने चाहिए, जो कि बहुत सी में कभी भी ये अपनी मतलब बाइक को नहीं चला पाए। इतनी तेज गति से आते हैं ये लोग कि न बच्चों को देखते, न बूढ़ों को देखते, न किसी जानवर को देखते। आए दिन ये घटनाएं होती रही हैं। राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक शव को घर के बाहर छोड़कर चले गए। युवक का शव घर के बाहर देखकर आक्रोशित परिजनों ने टनल रोड पर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं। मृतक के हाथ पैर भी तोड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंची एसपी सिटी ने मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक युवक 20 दिन पहले चंद्रबनी इलाके में मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि नियमों की परवाह किए बिना यहां नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था और नशा मुक्ति केंद्र में स्कूल का भी संचालन हो रहा था। मामले में एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हुआ ऐसा कि हमने आज से 15 से 18 दिन पहले अपने भाई को नशा मुक्ति में एडमिट किया था। हमारी ये बात हुई थी कि हम मारते नहीं हैं,
हम इलाज कराते हैं, हम मेडिकल कराते हैं। उन्होंने हमारे से एक्स्ट्रा पैसे भी लिए मेडिकल कराने के, ठीक है। अब हमने उनको बोला मिलवा दो, तो उन्होंने मिलवाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया हमारा, ठीक है। मिलने के लिए उन्होंने बोला कि 40 दिन बाद मिलवाएंगे। हमने चलो कोई नहीं, थोड़ा आराम देने के बाद मिलाएंगे। आज ऐसा हुआ कि घर पे कोई नहीं था, मेरी छोटी बहन थी। सुबह 7:30 बजे किसी ने ज़्यादा खटखटाया और दरवाज़ा से खोला, उन्होंने बॉडी रखी पैरों में हमारे और भाग गए। रोकने की कोशिश की, मोलजालों ने नहीं रोके। ये टर्नर रोड है, क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में। यहाँ से एक सूचना आई थी कि एक जो युवक है उसको उसके परिजनों द्वारा जो है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। आज सुबह जो है उनके द्वारा उसकी डेड बॉडी से घर में छोड़ी गई है। इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है। हम लोग मौके पर हैं, जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घर में मौजूद लोगों ने बताया कि 4 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और हथियार के बल पर नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई है। थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी अन के द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी बता। चंपावत में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि मामला 28 जनवरी को टनकपुर पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव मिला था। मौत की वजह को जानने के लिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू की। महिला के पति से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला है। जनवरी को रेलवे ट्रैक के नीचे कलवर्ट के पास में जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो उसमें अननोन डेड बॉडी थी। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका पहचान हो जाए, वो है कौन, कहाँ से आई है, कैसे आई है। जब उसको पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें हत्या की एक तरह पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हमने यहाँ पर धारा 302 में टनकपुर में FIR भी दर्ज कर ली थी और हमारी टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में इसमें लग गई थी। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का काम फल फूल रहा है, लेकिन अब इस पर सरकार एक्शन मोड में है। हाल ही में सीएम धामी ने लैंड जिहाद को लेकर जब बयान दिया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस इसे धर्म के चश्मे से देख रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए रिपोर्ट। लैंड जिहाद का मामला, वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई, सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस का सवाल। अवैध मजारों पर कार्रवाई तो क्या अवैध मंदिरों पर भी होगा एक्शन? उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे विशाल जंगल हैं, जिन्हें प्रदेश का करीब 60% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। कुछ समय से वन विभाग की इस भूमि पर मानवीय दखल भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वन विभाग की इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है। इन्हीं अवैध कब्जों को लेकर उत्तराखंड वन विभाग ने साल 2022 के अंत में अपनी भूमि पर बनाई गई अवैध मजारों की सूची तैयार की थी, जिसके मुताबिक पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में मजारें वन भूमि पर चिन्हित की गई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसा संवेदनशील एरिया भी अतिक्रमणकारियों के चंगुल से बच नहीं पाया। कॉर्बेट पार्क के भीतर ढेला, झीरना, कालागढ़, बिजरानी, सरबदुल्ली और सोना नदी रेंज में कई मजारे और कब्रिस्तान बनाए गए। ये मजार कॉर्बेट के बिजरानी जोन की है, जबकि कुछ साल पहले तक इस क्षेत्र में मात्र एक मजार थी, जिसे थपली बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी आड़ में हाल के सालों में यहाँ 5 और मजार बना दी गई। इसी तरह बिजरानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11, कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मजार बनाई गई। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बकायदा 2-2 मजारें बनाई गई हैं। ढेला रेंज में भी 5 मजारें हैं, जबकि झीरना रेंज में 1 और कालागढ़ रेंज में 5 मजारें बनाई गई। इन सभी अवैध कब्जों को अपनी भूमि से हटाने के लिए विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। इस साल मार्च तक वन विभाग ने अपनी भूमि पर बनी अवैध मजारों के कब्जों को हटाकर खाली कराया है, जबकि आगे भी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार पहले भी वन विभाग की भूमि पर अवैध मजारों को हटाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्म के नाम पर मजारों का निर्माण करने वालों को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्माण करने से पहले या तो उसे हटा लें, नहीं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। पिछले 2-3 महीनों में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई मज़ारों को हटाकर जिला प्रशासन ने जमीनों को खाली करवाया है, जबकि गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल में सरकार ने 1000 से ज्यादा अवैध मज़ारों का चिन्हीकरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य में मज़ारों के नाम पर अवैध निर्माण करने वाले लोग या तो अपने निर्माण को हटा लें, नहीं तो सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा जहां मज़ारों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि वन विभाग की जमीनों पर मंदिरों का भी निर्माण हुआ है और वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो क्या सरकार देवी देवताओं के मंदिरों को हटाने का भी काम करेगी? कि चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम डोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की जमीन में, रोज भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म से संबंधित है, अतिक्रमण है तो रुकना चाहिए, लेकिन अगर वो पुराने हैं, पौराणिक है, तो उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। सरकार ने जहां स्पष्ट कर दिया है कि लैंड जिहाद का खेल प्रदेश में चलने वाला नहीं है, तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस मज़ारों की तुलना देवी देवताओं के मंदिरों से कर रही है, उससे बीजेपी ऐसे बयानों पर आपत्ति जता रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवी देवताओं के मंदिर यहाँ आदि अनादिकाल से है, इसीलिए जो अतिक्रमण कर मज़ारें बनाई जा रही है, उनकी तुलना पौराणिक काल के बने मंदिरों से करना बेहद गलत है। ये देवभूमि है, जिस देवभूमि के अंदर कण कण में भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर एक मृतक आत्मा की अगर मजार बनाई गई है और वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, वो लोगों की जमीनों को हड़प के बनाई गई है, उसको तो सरकार तोड़ रही है तो स्वागत योग्य है, सरकार को तोड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां उत्तराखंड के अंदर अगर किसी भी स्थान पर मंदिर है तो ये तो भूमि ही मंदिरों की है, ये तो भगवान की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चाहे हमारे यहाँ तो प्रथा ये है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी उसकी रक्षा होती है, जंगल भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों लैंड जिहाद के मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस सियासी चश्मे से इस मुद्दे को देख रही है। हालांकि देखना होगा कि आगामी चुनाव में सियासी पार्टियों को इस मुद्दे से कितना फायदा मिलता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड का मौसम विभाग आपदाओं को लेकर अलर्ट होने जा रहा है। छोटे डॉपलर रडार जल्द ही उत्तराखंड में मौसम विभाग की बड़ी मदद करेंगे, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए जल्द ही छोटे डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड बेहद संवेदनशील रहा है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम में ये रडार लगाए जाएंगे, जिसके लिए कागजी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 8 छोटे रडार लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बदलते मौसम की जानकारी छोटे डॉपलर रडार से सटीक तौर पर मिल सकेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत कुमाऊं में मानसरोवर यात्रा के आसपास का मौसम परिवर्तन भी छोटे रडार से मिल सकेगा। देहरादून के इलाकों में भी छोटे डॉपलर रडार को लगाने की तैयारी चल रही है। उसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर की होगी। छोटे एयर रेंज से लगातार डाटा मिलेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही अलर्ट होकर उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में जो रडार्स लगे हैं 2-3 साल में जो है करीब 2 तो हमारे लग गए हैं, जिसमें एक सुरकंडा जी में लगा और दूसरा मुक्तेश्वर में है, और तीसरा रडार अगले 2 महीने में करीब हो जाना चाहिए हमारा लैंसडाउन में। तो इनकी भी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादातर एरिया को हमारे कवर करता है। लेकिन चूंकि हिली स्टेट है, तो जो हायर हिल्स है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की, उसके पीछे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो हमको नहीं दिखते हैं। तो उसकी अगर मॉनिटरिंग चाहिए आपको, तो कहीं वैलीज में उसमें आपको जो है रडार
वो करने पड़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक कंसर्न है कि भाई यहाँ पे हमारा जो चारधाम जो लोकेशंस है और वहाँ पे हमारा फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और वो मानसून सीजन में ही वो यात्रा होती है, तो लोगों की सिक्योरिटी है या उस तरह की जो चीज़ें वे सीवियर वेदर कुछ होता है तो उसमें हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन और मिल पाए, तो उसके लिए ऐसा कुछ और सिस्टम जो है वो वहाँ लगने चाहिए। अभी तक चारधाम के मौसम की सटीक जानकारी देने में टिहरी के सुरकंडा का डॉपलर रडार उपयोगी साबित हुआ है। इस बड़े डॉपलर रडार की एयर रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर की है और एक बड़ी अपडेट मौसम विभाग तक पहुंचाता है। ऐसे में अब छोटे डॉपलर रडार कितने लाभकारी साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन छोटे डॉपलर रडार को अगर स्थापित किया जाता है तो यकीनन आपदाओं से निपटने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी पाने के लिए ये एक अच्छी पहल साबित होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और वहीं पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का 306 हिंदुओं का जत्था आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा। ये सभी यहां गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के मुताबिक आवाम का आवाम से सौहार्द बना रहना चाहिए। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकार को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों के दर्शन भी कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की कोशिश, हाईटेक होंगे सरकारी स्कूल। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री उत्साहित। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा की बुकिंग फुल। यात्रियों के लिए जल्द खोला जाएगा हेली सेवा। बीजेपी के दायित्व बंटवारों पर दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, बीजेपी में कार्यकर्ता दायित्व के लिए नहीं करता काम, राष्ट्र निर्माण में सेवा देता है बीजेपी कार्यकर्ता। मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ कांग्रेस लामबंद। 12 अप्रैल को नगर निगम में कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस के नगर निगम से होंगे कई सवाल।